स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइट सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। आज दोस्तों हमारा जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहा है, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की बुक से चल रहा है, उसका पार्ट 4 है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे राष्ट्र साहित्य। बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो देख लें और आगे राष्ट्र साहित्य चल रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। राष्ट्र साहित्य। आचार्य राम शुक्ल ने राष्ट्र साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। तो दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो राष्ट्र साहित्य का विवरण दिया है वो किस काल में दिया गया है? वीर गाथा काल में दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? बीसल देव रासो है। ध्यान रखेंगे। आगे है, विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। तो विभिन्न विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पन्न निम्न ढंग से बताई। जैसे दिए हैं गारसा दत्ताशी, इन्होंने मूल शब्द क्या लिया है? राजसूई, राजसूई। और हरप्रसाद शास्त्री राजस नाम बताए हैं, मूल शब्द बताए हैं। नरोत्तम स्वामी ने राशक बताया है। और कविराज श्यामल दास रहस्य बताए हैं। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य इसका मूल शब्द बताए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामायण या रामायण रासो या रामायण रास या रासो बताए हैं। और नंद दुलारी वाजपेयी का मूल शब्द रास बताए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी राशक बताए हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रास मूल शब्द बताए हैं। दशरथ शर्मा ने राशक बताए हैं। माता प्रसाद गुप्त ने राशक बताए हैं। और गणपति चंद्र गुप्त मूल रत्न है राशक, रास, राशा, रासु, रासो। और आगे है रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो जो रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिया है आगे। तो पहले कवि हैं दलपत विजय। उनकी रचना कौन सी है? खुमान रासो। इनका समय का कौन सा है? नवमी सती। और रस कौन सा है? कौन सी रचना है? विश्वलभ देव रासो। समय कौन सा है इनका? 1212। और रस कौन सा है इसमें? श्रृंगार रस है। अध्याय कितने इसमें है? 4 खंड है। और काव्य रूप कैसा है? वीर गीत के रूप में है। अगले जो कवि है रासो का आपके जागनिक है। उन रचना कौन सी उनकी है? परमाल रासो, आला खंड। और समय कब है? 1230 ईस्वी, 1230 विक्रम संवत, 1230 सती हो जाएगा। और रस कौन सा है? वीर है। और भाषा काव्य रूप कौन सी है? वीर गीत है। अगले जो कवि हैं रासो साहित्य के वो हैं चंद्रवदाई। इनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। रस कौन सा इसमें है? वीर श्रृंगार। और कितने सर्ग इसमें दिए गए हैं? 69 सर्ग दिए गए हैं। भाषा कौन सी है? डिंगल है। और काव्य रूप कैसा है? प्रबंध काव्य है। अगले कवि हैं केदार भट्ट। इनका केदार भट्ट कौन सी रचना इनकी है? जयचंद्र प्रकाश। कौन सा समय इनका है? 1224। रस कौन सा है? वीर। और प्रबंध काव्य रूप है। मधुकर भट्ट, इनकी कौन सी रचना है? जयमयंक जस चंद्रिका। इनका समय कब है? 1243। और इनका काव्य रूप कैसा है? प्रबंध काव्य। अगले कवि हैं सरंगधर। इनका रचना कौन सी? हमीर रासो। और बाकी इनके में पता कुछ नहीं क्या कैसे है। अगले कवि हैं नल सिंह। इनकी रचना कौन सा है? विजयपाल रासो। रस कौन सा है? वीर रस है। छंद कितने हैं? 42 छंद हैं। और वीरगीत का रूप है इनका। अगले कवि हैं श्रीधर। इनकी रचना कौन है? रणमल्ल छंद। समय इनका क्या है? 1054 ईस्वी। रस कौन सा? वीर। छंद कितने हैं? 70 छंद है। भाषा कौन सी? डिंगल। और काव्य रूप कैसा है? वीर गीत है। आगे लिखते हैं आचार्य राम शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनके पृथ्वी रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किनकी रचना है? पृथ्वीराज पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है? चंद्रवरदाई की है। आगे मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा है? चंद्रवरदाई को कहा है। आगे है पृथ्वी रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नलिखित है। जो पृथ्वी रासो ग्रंथ है उसके में प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विद्वानों के बीच मतभेद है जो आगे निम्नलिखित है। तो अगला पार्ट देखते हैं।
तो पृथ्वीराज अशोक को प्रमाणिक कौन कौन लोग मानते हैं, कौन कौन से विद्वान मानते हैं? तो श्याम सुंदर दास मानते हैं प्रमाणिक, मृषबंधु मानते हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मानते हैं, कर्नल टाडी कौन से हैं जो प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक कौन कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, देवी प्रसाद, कविराज श्यामलाल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वुलहर मुरारी दान, ये लोग अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज अशोक को। और अर्ध प्रमाणिक कौन कौन लोग मानते हैं? मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, तो ये लोग क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक है। आगे है पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद निम्न कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, ग्राहा, गाहा और आर्या। चंद्राबाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। तो दिया है कि पृथ्वी रासो में 68 छंद हैं। मुख्य छंद कौन कौन से निर्मित किए गए हैं? कवित्त छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, छप्पय छंद को नोट कर लेंगे। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार माना है, किस प्रकार रचना है? शुक शुकी संवाद के रूप में माना है। आगे है डॉक्टर वुलहर ने सर्वप्रथम काश्मीरी कवि जयनायक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वी रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। तो जो विद्वान डॉक्टर वुलहर थे उन्होंने सर्वप्रथम काश्मीरी कवि जयनायक कृत पृथ्वीराज विजय, तो जो काश्मीरी कवि जयनायक थे उनकी कृति कौन थी? पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 ईस्वी में पृथ्वी रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। तो पृथ्वी रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। तो पृथ्वी रासो को पूर्ण कौन किया? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बंचन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वी रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरों शब्दों में राजनीति की महाकाव्यता काव्यात्मक त्रासदी है। तो बच्चन सिंह ने क्या लिखा है कि पृथ्वी रासो जो है राजनीतिक महाकाव्य है, और दूसरे शब्दों में कहो राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 भाषा का वर्णन नरपति नाल कृत विशलदेव रासो में मिलता है। तो हिंदी में सर्वप्रथम 12 भाषा वर्णन नरपति नाल कृत 12 विशलदेव रासो में मिलता है। तो 12 भाषा का सर्वप्रथम चित्र कहाँ मिलता है, वर्णन कहाँ मिलता है? नरपति नाल कृत में विशलदेव रासो में मिलता है। आगे है कैमाश बंध पृथ्वी रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। तो जो कैमाश बंध रचना है पृथ्वी रासो का एक महत्वपूर्ण समय और सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। तो आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा स्वीकार किया? तो जो परमार रासो रचना उसमें आल्हा उदल नामक दो सरदारों का वीरता का वर्णन किया गया है। आगे है आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। तो आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश कौन? चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आगे है आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा पूर्वांचल बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो जो आल्हा खंड है वो उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा पूर्वांचल बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो आगे जानेंगे विद्यापति का बारे में। तो विद्यापति का जन्म कब कैसे हुआ? 1350 से 1450 ईस्वी के बीच हुआ था। और विद्यापति गुरु का नाम था हरि मिश्र था। और विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बिपसी नामक गांव के निवासी थे। कहाँ जन्म हुआ था? बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में इनका निवासी थे। भाषा के दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। तो इन्होंने कई भाषाओं में रचना की है। तो इसमें संस्कृत की कौन कौन सी रचना है, अवहट्ट में कौन कौन से हैं, मैथिली में कौन कौन से हैं, तो देख लेंगे कि संस्कृत में है शैव सर्वसार गंगा वाक्यवली, और अवहट्ट में कीर्तलता कीर्त पताका, और मैथिली में पदावली गोरक्ष विजय नाटक। एक बार ध्यान देंगे, संस्कृत में शैव सर्वसार गंगा वाक्यावली, अवहट्ट में कीर्तलता कीर्त पताका, और मैथिली में पदावली गोरक्ष विजय नाटक। और भी रचनाएं हैं, आगे देखते हैं। आगे है जो संस्कृत रचना है दुर्गा भक्त, और भू प्रक्रिमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लखनावली।
और गया पत्तक वर्ण कृत। तो जो इस संस्कृत की रचना है विद्यापति की। और भट्ट में कौन कौन से है? कीर्तलता, कीर्त पताका। तो कीर्तलता में कीर्ति सिंह और कीर्त पताका में शिव सिंह की वीरता का, उदारता का वर्णन किया गया है। और मैथिली में कौन कौन सी रचना है इनकी? पदावली, गोरक्ष विजय, नाटक। तो जो गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। तो ध्यान देंगे, इनकी रचना देख लेंगे। आगे है विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। तो जो विद्यापति थे वो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। आगे है विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नलिखित है। तो विभिन्न विद्वान ने उनको श्रृंगारी कोई माने, कोई भक्त माने, कोई रहस्यवादी कवि माने, भक्त कवि माने हैं। तो पहले है श्रृंगारी कवि, कौन कौन मानते हैं? तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बोनीपरी। तो ये लोग मानते हैं श्रृंगारी कवि। और भक्त कवि कौन कौन मानते हैं? बाबू गजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये लोग उनको भक्त कवि मानते हैं। रहस्यवादी कवि कौन कौन मानते हैं? जॉर्ज गियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। तो ये विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। आगे है विद्यापति, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो जातीय कवि विद्यापति कौन कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। तो आगे है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली में श्रृंगारिक पदों को मदकता को नागिन की लहर कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिकता पदों को क्या कहा है? मादकता को नागिन का लहर कहा है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध व कवि कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति कौन से कवि कहे हैं? सिद्ध व कवि कहा है। आगे है आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कोई लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताते हैं, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये देख लेंगे, लाइनें पूछी जाती हैं, देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है विद्यापति के प्रशासकों ने उन्हें कई उपाधियां विभूषित किया जो निम्न है। देवराम की। दूसरा है कवि शेखर, तीसरे है कवि कंठहार, और चौथे नव कवि शेखर, और पांचवें कवि खेलन कवि भी कहा जाता है, और छठवां है दशावधान भी कहा जाता है, सातवां है पंचनान भी कहा जाता है इनको, और आठवें है मैथिल कोकिल कहे जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी इनको उपाधियां दी गई। विद्यापति शैव संप्रदाय कवि थे। तो विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, ध्यान रखेंगे। विद्यापति कीर्तलता की रचना भृगभृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो जो इनकी रचना कीर्तलता है उसकी रचना भृगभृंगी संवाद में की गई है। और विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं। इनकी जो लाइनें हैं उसको भी ध्यान देंगे, देख लेंगे एक बार। एक लाइनर है, पहली है देसी लिबाना सब जन बिठा तय तय जन जपहो अवहट्टा। तो इनकी जो पद्य लाइनें हैं उनके ध्यान से देख लेंगे। अगली लाइन है रज लुब्ध असलान बुद्ध विक्रम बलि हराल पाश बाईस विश्वास राय गायने सार मराल। तो ये लाइनें देख लेंगे, और भी लाइनें हैं, आगे देखते हैं। और लाइन है जैसे कतहूँ तुरक बरकार बार जाए ते बेगार धर आने बावन बरुआ माथा चढ़ाओ ई गाय का चरुआ हिंदू बोले दूरे निकार छोटा हूँ तुर्का बग की मार। तो ये भी इनकी लाइन है पद्य खंड की, ध्यान रखेंगे। और भी विद्यापति कौन सी रचनाएं हैं पद्यांश की? जय सुरसा होसई मम भाषा जो जो बुझिसो करही प्रशासा। और कौन सी? जाति अजात विवाह अधम उत्तम का पारक। और कौन सी है इनकी लाइनें? पुरुष कहानी हौ कहो जसु पत्थावे पुत्रु। और कौन सी? बालचंद्र विज्वाहु भाषा दुह नहीं लागे दुज्जन हास। तो और इनकी रचना है जो पदावली से ली गई हैं उनको देखते हैं। खने खने नयन केन कोन अनुसरई खने खने नयन कोन अनुसरई खने खने वसत धूल तनु भरई।
ये पदावली से ली गई है रचना, और जो लाइन दी गई है पंक्ति। और सुधा मुख के भी निर्मल वाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला, ये कहाँ से है? पदावली से ली गई है। और भी है, सरस बसंत समय भला, पावल दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भाषा मुख को से दूर करे चीरे। तो किसकी है? पदावली से है, विद्यापति की काव्य की रचना है। आगे है, हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। और अब आगे जानेंगे हम अमीर खुसरो के बारे में। तो शुरू करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? 1253 के लगभग, 1325 ईस्वी तक इनका जन्म, जो जीवन काल था, तो 1253 से 1325 ईस्वी तक था। इनका संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से भी था, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। तो इनका वास्तविक अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। तो इनको खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। तो इन्होंने दिल्ली के सिंहासन कितने राजाओं का आरोहण देखा था? 11 राजाओं का आरोहण देखा था। आगे है, इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो जो इतिहास के विद्वान है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है। आगे विद्वान ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? 100 बताई गई है, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण जैसे खलिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। तो इनकी रचना कितनी बताई जाती है? 100 ग्रंथ बताए जाते हैं। और महत्वपूर्ण कौन कौन से? खलिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। आगे है, अमीर खुसरो को पहेलियों को मुकरियों और उक्त वैचित्र की प्रधानता है। तो अमीर खुसरो की पहेलियों में और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। और कुछ अमीर खुसरो के पद्यांश निम्नलिखित हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे चामन तूते हिंदुम अर राष्ट्र पुरसी, चेमन हिंदुईपुर से तात नाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बता सकूं। इनकी पहेलियां हैं, जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका क्या मतलब होगा? आकाश होगा। और भी इनकी पहेलियां हैं। दूसरी पहेली है, एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? दिया बत्ती होगा। और भी हैं इनकी पहेलियां, जैसे एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल पे बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। इसका मतलब होगा पैजामा होगा। अरस तेज का बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण होगा। तो ये इनकी पहेलियां हो गई, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और आगे दी गई इनकी ब्रजभाषा रूप में, जैसे कि चूक भई कुछ बरसों ऐसी, ऐसे छोड़ भयो परदेसी। और दी गई इनकी पंक्तियां जो ब्रजभाषा के में हैं। एक नार पियो पिया को बानी भानी, तनवा को सरगा जो पानी। और है तीसरा, चाम वाश वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत हैं कैसे। और इनकी रचनाएं हैं जो दोहे और गीत ब्रजभाषा में, जो इनकी पंक्तियां हैं तो उनको देखेंगे। पहली पंक्ति है, उज्जल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो बन पीऊ को दो भय एक रंग, गोरी शोभे सेज पर मुख बर डारे केश। जैसे कि मोरा जुबना नवलेरा भयो है, गुलाल कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरहा आगिन मोहि डस डस जाए। और तीसरी है इनकी, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताबी हिजराना दरम एजा ना लेहु कहे लगाए छतिया। तो कौन सी दोहा और गीत
दोहे और गीत ब्रजभाषा में थी। अब इनकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। गोरखनाथ छंद से महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं जो गोरखनाथ छंद से दिया गया है। पहली है, 9 लाख पतारी आगे नाचे बिस सहज अखवा अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरिवश भंडारा। दूसरी पंक्ति है, अंजन माहि निरंजन भेट्या तिल भेय भेट्या तेलम, मूर्ति मही अमूर्ति परस्या भये निरंतर खेलम। तीसरी पंक्ति है, नाथ बोले अमृतवाणी वर्षणी वर्षगी कवाली पाणी, गाड़ी पड़रवा वधिले ठूटा चले दमामा वजले ऊटा। चौथी पंक्ति है, गुर कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुर बिन ज्ञान न पहला रे भैला। पांचवी पंक्ति है इनकी, अवधू रहिया हाटे वाटे रूस बिरस की छाया, तजबे काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। छठवीं पंक्ति है, स्वामी तुम्हारी गुरु गुसाई अमहे जो शिव शब्द एक बुझीबा, निरंबे चेला पूर्ण विधि रे सतगुर होए सपुष्पे काहे, सदमी अभियंतर की त्याग माया। आठवीं पंक्ति है, दुबग्धा मेट सहज में रहे। नौवीं पंक्ति है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। 10वीं पंक्ति है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। और आगे देखते हैं कुकृपा के छंद। कुकृपा के छंद कौन कौन से? पहली है जो पंक्ति है, हाउ निवासी खमण भतारेश मोहरे बिगो अगहरण न जाई। दूसरी पंक्ति, ससुरी नीत गेल बहुड़ी जागह। पृथ्वी रासो से पंक्ति है। पहली पंक्ति है, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उकत जुगत पाइये अर्थ घटी बढ़ी उन्मानिया। दूसरी पंक्ति है पृथ्वी राष्ट्र से, उक्ति धन विशालस राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम चा पुराणम कहता माया। तो ध्यान देंगे, रचना ध्यान रखेंगे, जो पंक्तियां दी गई पूछी जाती हैं। तीसरी पंक्ति है पृथ्वी राष्ट्र से, कुटिल केश सुदेश पो परचिटात पिकसद, कमल गंध बटा संध हंस गति चरित मंद मंद। और चौथी पंक्ति है, रघुनाथ चरित हनुमान कृत भोप भुज उद्धृत जिम, पृथ्वीराज सुरस कवि चंद कृत छंद नंद उद्धृत तिम। किनकी पंक्तियां थी? पृथ्वीराज रासो से थी। अब आगे चलते हैं लौकिक साहित्य की ओर। तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे लौकिक साहित्य के बारे में। तो ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। तो जो ढोला मार रो दूहा है, जो 11वीं सदी की रचित एक प्रेम काव्य है। आगे, ढोला मार रो दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर कुशल राय नामक कवि ने इसमें कुछ चौपाइयां जोड़ी और इसका विस्तार कर दिया है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। तो इस काव्य का मूल कवि कौन थे? कल्लोल थे। इसमें किनकी की गई है रचना? इसमें राजकुमार कौन है? ढोला नामक राजकुमार है और मारवाड़ी नामक राजकुमारी का प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इस काव्य के महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। तो जो इनकी काव्य है उसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई हैं। जो पहली है, सोराठियों दूहा भलो भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो किस पंक्ति दी गई है? ढोला मारूर दूहा की काव्य की दी गई है। आगे है, बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। तो जो बसंत विलास काव्य है वो 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। आगे है, बसंत विलास में 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों को उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण है। तो जो बसंत विलास है उसमें 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण किया गया है। आगे है, बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद राय ने किया। तो बसंत विलास का संपादन किसने किया है? केशवलाल हर्षद राय ने किया है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति कौन सी है? ईणी पड़ कोयल कूजही पूजही युवती मड़ोर, विधुर वियोगिनी धूजही कूजही मैण किशोर। ये कौन सी किसकी रचना है? ये बसंत विलास की है। अब हम जानकारी पाएंगे विविध जो है पूरा संपूर्ण प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमारा जो आदिकाल है समाप्त होगा। तो पहला दिया गया है
विविध पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। विविध आ गया है हमारा आदिकाल का। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा बंध, पद्धड़ियाँ बंध और गेय पद बंध। और तीसरा है गेय पद बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, और उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्रकृति का अपना छंद है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, दोहा दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्रकृति का अपना छंद है। आगे है अपभ्रंश का चैत्य काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। तो अपभ्रंश का चैत्य काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। अगला है, चैत्य काव्यों में पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है। तो जो चैत्य काव्य है पद्धड़िया छंद में, उसमें 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कड़वक कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरापा की रचनाओं में मिलता है। तो हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग कहाँ मिलता है, बौद्ध सिद्ध सरापा की रचनाओं में मिलता है। आगे हिंदी के प्रथम कवि, उनके समय, उनके प्रस्तोता नियम। तो हिंदी के जो प्रथम कवि माने गए हैं, उनके प्रस्तोता हैं, और प्रथम कवि कौन है उसके बारे में दिया गया है। तो प्रस्तोता कौन है, शिव सिंह सेगर। किन्हें माने हैं प्रथम कवि, पुष्प या कुंड कवि को। समय कौन सा माना है इनका, 7वीं शताब्दी माने हैं। प्रस्तोता कौन है, राहुल सकृतान। इन्होंने प्रथम कवि किसे माना है, सराहपा को माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। इनका समय कब माना है सराहपा का, राहुल सकृतान ने 769 ईस्वी माना है। और राहुल वर्मा ने किसको माना है प्रथम कवि, स्वयंभू को माना है। इनका समय कब माने हैं, 1184 में माने हैं। आगे डॉक्टर बी भट्टाचार्य सराहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। तो डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने सराहपा को बांग्ला का प्रथम कवि मानते हैं। जो ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा सराहपा को बांग्ला कवि प्रथम कौन माने हैं, तो भट्टाचार्य डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने माना है। आगे है, कवि भूपाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद किया। तो कवि भूपाल जो 10वीं शताब्दी के हिंदी के प्रथम कवि हैं, 10वीं शताब्दी के प्रथम कवि कौन से माना जाता है, कवि भूपाल को, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद किया। ध्यान रखेंगे, भागवत गीता का अनुवाद किए हैं। अगले है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, अब्दुल रहमान को माना है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ध्यान रखेंगे, नोट कर लें। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और बेघातु का युग कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, अत्यधिक विरोधी और बेघातु का युग कहा है। आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राहुल चक्रतान और रामचंद्र अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। तो चंद्रधर शर्मा और राहुल चक्रतान रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी को आरंभिक रूप को अभट्ट कहा है। तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी को आरंभिक रूप को अभट्ट से अलग कहा, ध्यान रखेंगे। अगला है, अमीर खुसरो को संगीत क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। जो अमीर खुसरो उनको संगीत क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा में प्रथम कवि किसे माना है, अमीर खुसरो को माना है। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज से हमारा ये आदिकाल समाप्त होता है, और हम कल पार्ट 5 में बात करेंगे भक्तिकाल का। तो जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। पार्ट 5 में हम बात करेंगे भक्तिकाल की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और वीडियो देखने के लिए जो इसके पहले बने हैं 1, 2, 3, 4, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इनसाइड सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और भी हिंदी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। धन्यवाद।